जाने माने चिंतक है, वो बेटर बताएंगे कि आखिर क्या चल रहा है। सतीश जी, कल का डेवलपमेंट आपने भी देखा होगा, जब आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया गया, उत्तराधिकारी भी नहीं रहे, अचानक से कई बड़े इंपॉर्टेंट टिकट बदल दिए गए, जहां बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल डायरेक्ट हेड ऑन कोलिजन में थी बीजेपी के, वो टिकट से बदल दिए गए। आपने कभी एनालाइज किया कि एक्चुअली मायावती क्या चाहती हैं? देखिए, हाँ ब्रजेश जी, दो सवालों को देख करके पिछले दो चरण के चुनाव के बाद सबसे ज्यादा अगर चर्चा है तो बहुजन समाज पार्टी ने टिकट का वितरण कैसे किया, बहुजन समाज पार्टी ने टिकट का किसका टिकट काटा, किसका टिकट जोड़ा, इसी बात को लेकर के चर्चा है। देखिए, मैं दो चरणों में आपको बताता हूं। बहुजन समाज पार्टी जीतेगी हारेगी, समाजवादी पार्टी जीतेगी हारेगी, किसको कितनी सीटें मिलेगी, निश्चित रूप से चुनाव के बाद ये सब तय होने वाला है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि प्रथम दो चरण के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के इसको बड़ी आपको साफगोई को मानना पड़ेगा कि दोनों चरणों के चुनाव में ये चुनाव बीजेपी पहले दिन से ये चाहती थी। विधानसभा में बाकायदा उसका बनाया हुआ एक फार्मूला था कि वो बाइपोलर चुनाव चाहती थी। बाइपोलर चुनाव होने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं जो पोलराइजेशन हो जाए, एक धर्म विशेष के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा राजस्थान में जाकर के एक स्टेटमेंट भी दिया और उनको ललकारा, उनको जिस तरीके की बातें करी, आपका मंगलसूत्र छीनने की बातें करी, बहुत सारी बातें हुई है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी चुनाव दोनों चरणों में कहीं भी बाइपोलर चुनाव नहीं हुआ, त्रिकोणीय चुनाव था। त्रिकोणीय चुनाव की ही ये ताकत थी कि बीजेपी शायद इन सीटों के ऊपर, किसी भी सीट के ऊपर ये कहने की स्थिति में कोई भी बीजेपी का संगठन नहीं था कि हम इस फला सीट पे निश्चित रूप से अभी आप क्या चेंजेस पाते हैं? नहीं, आप देखिए, मैं एक बात जरूर कहता हूं, बहुजन समाज पार्टी अपने आरंभिक जन्म के आसपास जब आप देखते हैं, मान्यवर काशीराम जी ने सबसे पहले लगभग 2-2 साल पहले बहुजन समाज पार्टी अपने उम्मीदवार घोषित कर दी थी। और उसके पीछे मान्यवर काशीराम जी का सोचना यह था कि अगर हम, चूंकि उनके पास जो कैंडिडेट थे, जो उम्मीदवार थे, आरंभिक समय था, बहुत ज्यादा साधन संपन्न लोग बहुजन समाज पार्टी से नहीं जुड़ते थे, तो वो जो साधनों की जो कमी है वो कहीं ना कहीं लंबे समय तक वो जाएंगे, क्षेत्र में काम करेंगे। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी के पास भी जैसे उम्मीदवार और लोगों के पास है, वहां भी साधन संपन्न लोग हैं। मेरा मानना यह है कि उस बात के ऊपर तमाम लोग ये चर्चा करना चाहते थे कि अब बहुजन समाज पार्टी को कैंडिडेट डिसाइड करने के लिए वो मिनटों में पहले, वो घंटों में पहले, वो 1 दिन पहले, वो 10 दिन पहले, ये एक रणनीति का हिस्सा है। किसका टिकट रहेगा, किसका टिकट नहीं रहेगा, बहुजन समाज पार्टी में बहन जी को कोई सोच नहीं सकता। बहुजन समाज पार्टी के बारे में बहन जी से बेहतर कोई निर्णय नहीं ले सकता। ये समय गवाह है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आपके मुताबिक व्हाट एवर सी इज डूइंग वो बेटर है कि वो पार्टी को और बेटर कर रही है आपके हिसाब से? मैं जरा एक बार पार्डन सर, कि मैं ये कह रहा हूं कि आपका ये कहना है कि वो जो कुछ भी निर्णय ले रही हैं या जो भी राजनीतिक कदम उठा रही हैं वो उचित है, दुरुस्त है और उससे उनकी पार्टी मजबूत होगी, ऐसा आप कहते हैं? नहीं, देखिए, आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में बिना गठबंधन के इंडिपेंडेंट होते हुए भी आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी कितना परेशान है, वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, तो थोड़ी मुश्किलें तो हल कर दी बीजेपी की जी, थोड़ी मुश्किलें तो हल हो ही गई। नहीं, आप सुनिए ना, देखिए ब्रजेश जी, एक आरोप लगा देने से कोई आदमी दोषी नहीं हो जाता। आप जौनपुर, जिस जौनपुर की बात करते हैं, उस जौनपुर की ये भी तो सच्चाई बताइए ना कि जो बहुजन समाज पार्टी का जो उम्मीदवार था वो देश के गृह मंत्री से जाकर के मिलता है, राजा भैया से जाकर के बेंगलोर में मिलता है। कहीं ऐसा तो नहीं है? इस बात की भी जांच कीजिए, चूंकि आप पत्रकार हैं और ये खोजी पत्रकारिता भी सामने आनी चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी ने उनका टिकट नहीं काटा। निश्चित रूप से उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए असमर्थता जताई। अच्छा, कुछ लोग ये चर्चा करते हैं कि भाई आपने 22 मुसलमान कैंडिडेट 73 में से उतार दिए, 7 अभी बाकी है, 15 ब्राह्मण उतारते हैं, 2 और सवर्णों को आप टिकट देते हैं, दलितों को सिर्फ 15 टिकट देते हैं, वो भी चूंकि उनकी रिजर्व है इसलिए मजबूरी है, और 17 ओबीसी कैंडिडेट उतारते हैं। और आकाश आनंद को रातों रात प्रचार से हटा लेना, उनको सभी पदों से हटा देना, सेकेंड इन कमांड थे, कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे,
वो इकलौते ऐसे थे जिनकी रैलियां और सभाएं लग रही थी, उनको उत्तराधिकारी पद से भी हटा दिया गया। ये बात आपको कुछ चौंकाती नहीं है? आपको कुछ ये बात असामान्य नहीं लगती? नहीं, देखिए इसमें असामान्य कुछ भी नहीं है। देखिए मेरे हिसाब से, देखिए आकाश आनंद जी का भविष्य बहुत उज्जवल है। निश्चित रूप से आकाश आनंद जी की बात को, मैं इस बात को बड़ा साफगोई के साथ स्वीकार करता हूं कि जो भी समय उनको दिया गया, दिसंबर से बात के लेकर के उन्होंने उस समय में अपनी जो भी उनकी क्षमताएं थी, उन क्षमताओं को सिद्ध किया। लेकिन आपको एक बात और भी माननी पड़ेगी, जो घटना घटी है चुनावी रैलियों को लेकर के या जिस तरह की बयानबाजी हुई है, आप एक बात जरूर मानिए कि भारतीय राजनीति में यह स्वीकार कर लेना, और वो भी इतने बड़े पद के ऊपर, नेशनल वो कोऑर्डिनेटर भी रहे, निश्चित रूप से घोषित, वो उनके कहीं ना कहीं सर इससे कैडर डिमोरलाइज्ड नहीं हुआ होगा? जो लोग उनमें उम्मीदें देख रहे थे, लड़ने वाले नेता की छवि देख रहे थे, वो तो एक क्षण में आपने धराशायी कर दी ना। नहीं, देखिए मेरा मानना यह है कि सार्वजनिक रूप से शायद भारत में बहुजन समाज पार्टी यह स्वीकार कर सकती है कि हमारे लीडर में अभी थोड़ा सा हम मैच्योरिटी और चाहते हैं, थोड़ा सा सुधार और चाहते हैं। और निश्चित रूप से तो सर ये काम तो पद पे रख के भी कर सकते कि ठीक है पब्लिक रैली न करना। वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई आदमी किसी से बहुत गुस्सा हो तब हटाए ना गौतम जी। नहीं, गुस्सा, ये पद भी ले लो, तुम उत्तराधिकारी भी नहीं हो और अभी मैच्योर भी नहीं हो, सिर्फ एक FIR। नहीं, देखिए मेरी बात को सुनिए। आकाश आनंद जी सार्वजनिक रूप से 2017 में पहली बार आए, 17 से 19 तक का सफर होगा। सर कोई भी जस्टिफिकेशन लोगों के गले नहीं उतर रहा सर। एक FIR और पार्टी ने उनको सभी पदों से हटा दिया सर। नहीं, आप सुनिए ना, ये FIR वाली जो है ना, इस तरह की बातें नहीं है। मेरा मानना ये है। अरे क्यों नहीं है सर? आनंद, हम तो छापा खा के भी डिबेट कर रहे हैं सर। FIR पे सवाल नहीं पूछेंगे सर निश्चित रूप से आप पत्रकार हैं, आपको सवाल पूछना चाहिए। मैं आपकी हर सवाल का जवाब मैं गंगाराम अंबेडकर जी को सर लाना चाहता हूं।